Yes, welcome back dear students. So let us study today S block elements. S block elements किनको कहते हैं? Where last electron enters in S orbital. Okay. And S block elements को basically classify किया गया है two groups में. So first is what? Group 1 metals. पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले ही आते हैं ये, तो ग्रुप 1 और इनको फर्स्ट ए ग्रुप भी कहा जाता है. एंड सेकेंड इज ग्रुप 2, दैट इज सेकेंड ए, राइट. तो ग्रुप 1 में कौन आते हैं? ग्रुप 1 में आते हैं एल्कली मेटल्स. ओके, एल्कली मेटल्स AM हम शॉर्ट में लिखेंगे इनको. और ग्रुप 2 में आएंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ठीक है. सो एल्कली मेटल्स किनको कहा जाता है? व्हाई दीज आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स? कौन से एलिमेंट्स हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम. ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स एल्कली मेटल्स हैं. अब इसमें इनको एल्कली मेटल्स स्पेसिफिकली क्यों नाम दिया गया है? बिकॉज दे फॉर्म वाटर सोल्यूबल स्ट्रॉन्ग बेसिस. ओके. एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स अर्थ नेम क्यों दिया गया है? अर्थ नेम जैसे मैंने आपको बताया है कि पहले ये जो ऑक्साइड्स के लिए ही यूज होता था. मींस जिनकी ऑक्साइड्स बेसिक है और डेफिनेटली अर्थ क्रस्ट में मिलती है, तो अर्थ नेम जैसे कि लैंथेनॉइड्स को भी अर्थ रेयर अर्थ एलिमेंट कहा गया है. अर्थ मीन्स जो ऑक्साइड्स हैं, तो लैंथेनॉइड की ऑक्साइड्स भी बहुत कम मिलती थी नेचर में, इसलिए उनको तब रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता था. ऐसे ही यहाँ पर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जिनकी ऑक्साइड्स कैसी रहती हैं? बेसिक रहती हैं और अर्थ क्रस्ट में मिलेंगी MgO, CaO. ठीक है. एंड व्हाट? SrO और बेरियम ऑक्साइड, ये सारी कैसी हैं? दीज आर एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स विच आर स्ट्रॉन्ग बेसिस. जो बेसिस हैं वाटर में डिसॉल्व होके एल्कलाइन सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे. लेकिन ये मेटल सबसे खतरनाक है क्योंकि ये कैसे हैं? दीज आर एल्कली मेटल्स. और ये एल्कली मीन्स मेटेलिक स्टेट में ही अगर वाटर में डिसॉल्व किए जाते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, तो आप अभी हमको डिटेल में हम क्या किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे? एल्कली मेटल्स की. ठीक है, ओके. तो चलिए जल्दी से अब एल्कली मेटल्स को पहले स्टडी करेंगे, फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनकी प्रॉपर्टीज देखनी है और इनके जो है यूजेस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट. तो चलो अभी हम एल्कली मेटल्स ही पूरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं. नाउ सी, एल्कली मेटल्स. तो एल्कली मेटल्स कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम. इसमें फ्रेंशियम कैसा है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट. ठीक है, तो इसका कोड भी है लीना की रब से फरियाद. ठीक है, तो है लीना की रब से फरियाद. ग्रुप 1 का कोड है. हाइड्रोजन है, मीन्स उसको सेपरेट हमको स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि उसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कैसी है? कंट्रोवर्शियल है. तो हम हाइड्रोजन को लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमें हाइड्रोजन ही पढ़ना है. यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स हैं 6 एलिमेंट्स, इनकी केमिस्ट्री अच्छे से पढ़नी है. तो देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये एलिमेंट्स बड़े खतरनाक हैं और यूजफुल बहुत हैं. सबसे पहले कि क्या क्या यूजेस है, कैसे क्यों इनको पढ़ा जाए? क्या लगता है आपको कि ये एलिमेंट हमारे आसपास प्रेजेंट है? ठीक है भाई, इसमें से ये जो 2 एलिमेंट्स हैं ये तो हमारी बॉडी में ही प्रेजेंट है. सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन सेल्स बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. सोडियम और पोटेशियम एक्सचेंज से सारा नर्वस सिस्टम एक्ट करता है हमारा. और ये क्वेश्चन इस बार के जेईई मेन के पेपर में भी पूछा गया है. ठीक है, जो स्ट्रेट एनसीईआरटी पॉइंट से था, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एल्कली मेटल्स जहाँ दिया गया है, सोडियम एंड पोटेशियम के बारे में जो पूछा गया बताया गया है वहाँ पर, उसी पर क्वेश्चन आया है. ठीक है, एंड
इनसे बने हुए कंपाउंड्स देखिए, सॉल्ट NaCl के बिना आप खाना नहीं खा सकते, है ना, टेस्टलेस लगेगा। पोटेशियम और कहाँ यूज़ होता है पोटेशियम को, जैसे मैंने कहा कि एक तो इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी सेल्स की एक्टिविटी के लिए। सेकेंडली कंपाउंड्स कौन से हैं, जैसे कि KOH, सॉफ्ट सोप्स जो बनते हैं, जो बैथिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं सॉफ्ट सोप्स, वो KOH है। और जो डिटर्जेंट्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन जो सोप यूज़ करते हैं हम फॉर वॉशिंग पर्पजेस, वो क्या है, दैट इज मेड ऑफ NaOH, उसमें NaOH प्रेजेंट रहता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट घर में यूज़ होता है, और अभी तो काफ़ी यूज़ हुआ है। कोरोना के टाइम पे वेजिटेबल्स वॉश किससे किए गए हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट से। घर में बेकिंग सोडा के फॉर्म में रहता है, और बेकिंग सोडा अगर हम उसमें ऐड करेंगे तो एल्कलाइन सॉल्यूशन प्रोड्यूस करेगा वो, और एडिबल भी है, हमको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता। तो अगर उसमें वेजिटेबल्स क्लीन करते हैं तो वो 15 मिनट्स में जो है कोरोना को किल कर देता है, एल्कलाइन मीडियम में वो किल हो जाता है। तो ये सारी ये यूजफुलनेस है। और देखो इस NaHCO3 के उस पर मैंने जो आपको पॉइंट बताया, इस पर भी इस बार का JEE मेन के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। अगर आपके हैंड पे एसिड गिर जाएगा, टॉयलेट क्लीनर गिर जाएगा, तो आप कैसे उसको जो है उसका एसिडिक इफेक्ट कैसे नलीफाई करेंगे, ठीक है। तो अब ये घर की बात की जा रही है, तो कॉमन सेंस पे क्वेश्चन है। अब फर्स्ट ऑप्शन NaOH था, सबने NaOH पे टिक कर दिया कि भाई एसिड गिरेगा तो क्या डालेंगे, बेस, न्यूट्रल हो जाएगा, बट रॉन्ग है। आपको NaOH कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कोरोसिव होता है बहुत ज़्यादा। सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो और बर्न कर देगा स्किन को। और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको घर में कहाँ मिलेगा, ठीक है, जो वो है, सो दैट इज सोप सॉल्यूशन है, ठीक है, वो सोप है। NaOH तो घर में नहीं मिलेगा, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन से उसके ऊपर अगर हम ऐड करेंगे तो वो उसके एसिडिक इफेक्ट को नलीफाई करेगा। तो छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। और क्या यूजेस हैं, सीजियम जो एलिमेंट है, पोटेशियम है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज होते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जो बनाई जाती हैं वो सीजियम और पोटेशियम की बनाई जाती है। फ्रेंशियम कैसा एलिमेंट है, फ्रेंशियम के ऊपर मैंने पहले ही स्टार लगा दिया, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और रेडियो एक्टिव है, इसका हाफ लाइफ पीरियड बहुत ही शॉर्ट है। तो हाफ लाइफ पीरियड बहुत ही शॉर्ट है, 32 मिनट्स का जिसका हाफ लाइफ पीरियड है, तो जल्दी से डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो इसलिए हम फ्रेंशियम की प्रॉपर्टीज को यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, कोई मीनिंग नहीं रहता था, ठीक है, क्योंकि वो तो डिसइंटीग्रेट ही हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स की केमिस्ट्री को पढ़ना है, और इंटरेस्टिंग है, मैंने बता दिए। लिथियम कहीं देखा है आपने, कहीं आपको नॉलेज में है कि लिथियम आपको देखने में आया हो, लिथियम के कोई कंपाउंड्स आपके नोटिस में आए हों, तो नहीं क्लिक हो रहा है, चलो मैं बता देती हूँ। लिथियम नाइट्रेट, अभी दिवाली आने वाली है, फायर क्रैकर्स में लिथियम नाइट्रेट यूज होता है, जो रेड कलर के फ्लेयर्स निकलते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा आकाश में जब जाते हैं फायर क्रैकर्स तो वो रेड कलर के जो फ्लेयर्स निकलते हैं वो लिथियम नाइट्रेट से निकलते हैं। तो लिथियम नाइट्रेट फायर क्रैकर्स में यूज होता है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे यूजेस हैं, इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स है, इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है, और सबसे इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये इसके मैक्सिमम कंपाउंड्स हम कहीं ना कहीं अपने घर में आसपास ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसको जो है ध्यान में रखना है। स्पेशली सोडियम के कंपाउंड्स मैंने आपको बता दिए कि सोडियम के जो कंपाउंड्स हैं वो बहुत यूजफुल है। उसमें NaCl है, NaOH है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, और Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट, ग्लोबल सॉल्ट है, बहुत सारे कंपाउंड्स आ जाते हैं। सोडियम डाइक्रोमेट है, सोडियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में यूज होता है। तो आइए देखते हैं बेटा, अब इसकी केमिस्ट्री फटाफट। सबसे पहले कि लिथियम, इसके एटॉमिक नंबर ये सब आप निकाल ही लेंगे, आपको इसमें डायरेक्टली नंबर कौन सा ऐड करना है, 8 8 18 18 32 ये ऐड करेंगे तो इन सब के एटॉमिक नंबर्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन था 1, तो उसमें हमने मैजिक नंबर 2 ऐड किया, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर आ जाता है 3 में 8 ऐड करेंगे, सोडियम का एटॉमिक नंबर आता है 11, इसमें फिर आप 8 ऐड करेंगे तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर आ जाता है 19 एंड सो ऑन। तो ये आप फाइंड कर सकते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन सिंपली क्या आती है, नोबल गैस NS1, ओके, देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, एंड सिंस देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन
दैट मेक्स दीज एलिमेंट्स हाईली रिएक्टिव, बहुत बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ठीक है। वैलेंसी ऑफ दीज एलिमेंट्स इज 1 एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 1 है। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, एक ही पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाते हैं +1 में। मोनोवैलेंट कैटायंस का फॉर्मेशन ये एल्कली मेटल्स करेंगे, ठीक है। ओके, आ गया समझ में, इसको जल्दी से नोट करो और अच्छे से टेबल बनाना है एक। Yes, done class. Now let us study properties. देखिए ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इस साल भी मैंने डिस्कस किया था आपको जेई एडवांस में, इनके कंपाउंड्स पे, ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड पे क्वेश्चन आया है। तो देखिए अभी, अब अगर हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं तो बहुत रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हाईली रिएक्टिव, सून टार्निशेस इन एयर। बहुत शाइनी मेटल्स भी हैं, पर इनकी शाइन एयर में आते ही टार्निश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये रिएक्ट कर जाते हैं। छोटा सा भी सोडियम का की पीस है, तो वो फायर ऐसे अगर हमने उसको एयर में लाया तो दूर तक फायर कैच करते हुए जाएगा, और इसलिए छोटे छोटे एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं लैब में। पोटेशियम का एक पतला सा वायर अगर आप बर्न करते हैं तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सोथर्म प्रोड्यूस करेगा, बहुत ज़्यादा फायर प्रोड्यूस करेगा, उसको बर्न करेंगे आप तो ये एलिमेंट्स बहुत बहुत रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी वाइज अगर हम देखें तो पूरी पीरियोडिक टेबल के सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। अब ये इसलिए बहुत स्मॉल शाइनी पीसेस भी सून टार्निश हो जाते हैं एयर में, क्योंकि रिएक्ट होकर ऑक्साइड्स बना लेंगे। दूसरा, अब देखिए इनकी मेटेलिक प्रॉपर्टी, ठीक है, मेटेलिक नेचर, और दूसरा क्या इसमें हम देख सकते हैं, जैसे मेटेलिक नेचर है, और इसकी प्रॉपर्टी जैसी है, मैंने कहा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर मीन्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, राइट, एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर हो गया, मेटेलिक नेचर हो गया, और रिएक्टिविटी। अगर हम इन तीनों के ऑर्डर डिस्कस करें तो देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, मैंने फ्रेंशियम को हटाया यहाँ से अभी। तो ये सिंपली क्या होगी, ये सारी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ऑल दीज प्रॉपर्टीज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। व्हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इंक्रीजेस, क्यों होगा, क्योंकि साइज एलिमेंट्स का इंक्रीज हो रहा है। साइज एलिमेंट्स का इंक्रीज होगा तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो अपने न्यूक्लियस से उतना दूर जाएगा, और इसलिए वो लूजली बाउंडेड है, उतनी जल्दी से वो लूज कर सकता है एलिमेंट उसे। तो इसलिए रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी इंक्रीज हो रहा है। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव पूछा जाएगा तो क्या आंसर आएगा, सीजियम आएगा, ठीक है, याद रहे। फ्रेंशियम को हमको अभी इसमें से प्रॉपर्टीज में से बाहर कर देना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अदर प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है बेटे। अदर प्रॉपर्टीज लाइक, देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी, सिंपली आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। इन शॉर्ट अगर आप देखिए ये फोर प्रॉपर्टीज डाउन द ग्रुप, इनका ट्रेंड क्या रहने वाला है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के लिए डाउन द ग्रुप ये प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों डिक्रीज हो रहे हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी, यस डिक्रीज होगी, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है। शेल्स जितनी बढ़ेंगी उतना ज़्यादा जेड इफेक्टिव कम होगा, और उतनी इजीली इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर आएगा। इसलिए मैंने कहा कि सीजियम तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा। सोडियम और पोटेशियम में ही मैंने आपको कंपैरिजन बताया। पोटेशियम को भी एक छोटे से वायर को बर्न करने के लिए, वायर को पानी में डालने के लिए साइंटिस्ट पूरा सूट पहनेगा, सेफ्टी गॉगल लगाएगा, और है ना पूरा इंतजाम करके, और बिल्कुल फिर जाके वो पीस डालेगा, और फिर पीछे की तरफ भागेगा, क्योंकि वो वायलेंट रिएक्शन होने वाली है उसकी वाटर में, ठीक है। तो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तो और भी ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे।
आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, ये ट्रेंड हो गया, ये ट्रेंड है। अब इसका रीजन क्या होगा वो देख लीजिए, क्या रीजन हो सकता, क्यों ऐसा हो रहा है और क्या कुछ अच्छी बातें हमें सीखने को मिलेंगी। तो फर्स्ट इसमें अगर हम ये देखें, हार्डनेस। ठीक है, देखिए लिथियम इज हार्ड, व्हाइल other elements are soft. Other elements are soft and can be easily cut with knife. इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम इनको नाइफ से कट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। लिथियम हार्ड क्यों हो गया? क्योंकि इस फैमिली का सबसे छोटा बच्चा कौन है? लिथियम। सबसे स्मॉल साइज एलिमेंट है ये यहाँ पर। और लिथियम का साइज एल्कली मेटल्स में, वैसे देखिए कि अगर हम एटॉमिक साइज की भी बात करेंगे, हार्डनेस का जो प्रॉपर्टी आ रहा है वो एटॉमिक साइज से ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो यहाँ लिथियम सबसे स्मॉल एलिमेंट है। सबसे स्मॉल होने की वजह से जब इसमें पैकिंग होगी तो सॉलिड स्टेट में वहाँ पर मेटलिक बॉन्ड कैसा बनेगा? स्ट्रॉन्ग। देखिए मेटलिक बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? यू नो दैट मेटलिक बॉन्ड इज directly proportional to what? It is directly proportional to number of unpaired electrons. Okay? अब unpaired electrons तो इन सबके पास है और वो भी कितने हैं? Only one है। तो फिर मेटलिक बॉन्ड किस पे डिपेंड करेगा? It is inversely proportional to size. साइज जितना लार्ज होगा मेटलिक बॉन्ड उतना वीक हो जाएगा। ठीक है, तो लिथियम के केस में ये देखो, लिथियम के एटम्स स्मॉल साइज है, तो स्मॉल साइज लिथियम एटम्स इतने टाइटली पैक होते जाएंगे और टाइट पैकिंग होने की वजह से ये क्रिस्टल लैटिस इसका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और एज अ रिजल्ट ये यहाँ पर इसकी हार्डनेस भी इंक्रीज होगी। तो ये लिथियम एलाइन, तो लिथियम मेटल में हार्डनेस इंक्रीज हो रही है और हार्डनेस इंक्रीज होने का रीजन ही ये मैक्सिमम है। इनफैक्ट अपने सभी एल्कली मेटल्स में सबसे ज्यादा हार्डनेस किसकी है? लिथियम की, क्योंकि उसका साइज स्मॉल है। ठीक है, एटॉमिक साइज सिंपली डाउन द ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने वहां देखी कि एटॉमिक साइज सिंपली इंक्रीज होने वाला है और लिथियम सबसे छोटा हो गया तो उसकी हार्डनेस ज़्यादा हो गई और हार्डनेस ज़्यादा हो जाएगी तो ये यहाँ पर कई सारी इसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है। ठीक है, अब जैसे चेंज मैंने कहा कि मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट किसके होंगे? लिथियम के। लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है 181 डिग्री सेल्सियस। लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 181 डिग्री सेल्सियस। और वहीं पर देख लीजिए सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा बेटे? ओनली 28.5 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स। ठीक है, तो यस ह्यूज डिफरेंस देखने को मिल गया और वो किस वजह से मिल रहा है? क्योंकि मेटलिक बॉन्ड वीक हो रहा है। और मेटलिक बॉन्ड वीक क्यों हो गया? क्योंकि लिथियम का साइज सबसे स्मॉल है, छोटे छोटे हैं तो अच्छी स्ट्रॉन्ग पैकिंग हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो ये हार्डनेस का लेवल हो गया, राइट। अब एटॉमिक साइज से रिलेटेड ये तो जनरल ट्रेंड आपने समझ ही लिया होगा, मीन्स याद रखने के लिए इजी हो गया कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डाउन द ग्रुप क्या होते हैं? डिग्रीज। और मेटेलिक नेचर, एटॉमिक साइज, रिएक्टिविटी एंड फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सा था? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। ये 4 प्रॉपर्टीज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होंगे एल्कली मेटल्स में। ठीक है, अब देखो कुछ अच्छी बातें भी है इसमें। तो एटॉमिक साइज सिंपली लिथियम टू सीजियम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। Why increases? Reason is simple, number of shell increases. ठीक है, रीजन बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगी तो एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा। नाउ सी व्हाट हैपेंड। अब इसमें इस वजह से कुछ कोई स्पेशल प्रॉपर्टी आती है क्या? एक प्रॉपर्टी ये हो गई कि सबसे छोटा है लिथियम तो हार्ड हो गया। ठीक है, हार्डनेस इसकी ज़्यादा हो गई। और भी कई सारी प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ
कि एटॉमिक साइज का बहुत इसमें रिलेशन आता है कि एलॉय फॉर्मेशन में, ठीक है। एलॉय फॉर्मेशन के लिए एक यहाँ पर क्वेश्चन है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट लिथियम डज नॉट फॉर्म सब्स्टिट्यूशनल एलॉयज, ठीक है। लिथियम सब्स्टिट्यूशनल एलॉयज का फॉर्मेशन नहीं करता है। सब्स्टिट्यूशनल एलॉयज मीन्स अपने ही ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ मिक्स नहीं होता है, अदर जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल पोटेशियम रुबिडियम मिक्स होकर एलॉय बनाते हैं, ठीक है। सोडियम मिक्स हो जाता है पोटेशियम रुबिडियम के साथ और एलॉय बन जाता है उसका, लेकिन लिथियम अपने ही ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ एलॉय का फॉर्मेशन नहीं कर पाता, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, तो उसका रीजन आता है इसके साइज से। देखिए एलॉय क्या होता है बताओ, व्हाट इज एलॉय? एलॉय इज ए होमोजेनस मिक्सचर। तो होमोजेनस मिक्सचर सॉल्यूशन है, वो एक होमोजेनस सॉल्यूशन है ऑफ मेटल विद अदर मेटल और नॉन मेटल। तो अगर यहाँ पर लिथियम का साइज बहुत बहुत स्मॉल है, तो एक्चुअली जब एलॉय बनाते हैं ना तो 15% रेडियाई के बीच में होना चाहिए दो जो मेटल आप मिक्स कर रहे हैं, तो मेटल या नॉन मेटल जिनको आप मिक्स कर रहे हैं उनके एटॉमिक साइज में बेसिक डिफरेंस 15% के भीतर होना चाहिए। अगर उसमें नहीं आता है तो वो क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे एलॉय नहीं बनेगा, क्योंकि इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, होमोजेनस सॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं होगा। एंड इट इज द रीजन दैट लिथियम इज वेरी स्मॉल इन साइज। लिथियम का साइज एक्सेप्शनली स्मॉल है, ओके। लिथियम इज वेरी स्मॉल इन साइज और बहुत स्मॉल होने की वजह से ये सब्स्टिट्यूशनल एलॉयज का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन एलॉयज में नहीं बनेंगे। तो ये एटॉमिक साइज से रिलेटेड एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, इसको ध्यान रखना है कि देखो लिथियम थोड़ा बहुत सोडियम के साथ मिक्स हो जाता है, लिथियम सोडियम के साथ एलॉय बना सकता है, बट आप सोचो कि ये एलॉय बन सकता है, ये एलॉय बन सकता है, बट आप सोचो कि लिथियम सीजियम एलॉय बन जाए, ठीक है, तो लिथियम सीजियम एलॉय नहीं बनेगा, राइट, क्योंकि बहुत अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। इज दैट क्लियर? आ गया बेटे समझ में? तो ये देखो, और अभी यहाँ से तो कहानी शुरू हुई है, यहाँ से तो स्टोरी स्टार्ट हुई है। लिथियम ही है जो पूरे एल्कली मेटल में हमको घुमाता रहेगा गोल गोल। क्यों घुमाएगा? क्योंकि लिथियम का बहुत साइज स्मॉल होने की वजह से इसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। तो एक्सेप्शनल बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ लिथियम कहा जाता है। जो ग्रुप के मेंबर्स जो प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं वो प्रॉपर्टीज लिथियम शो नहीं करता, कुछ डिफरेंट बिहेवियर शो करने लगता है। जैसे घर का सबसे छोटा बच्चा जो होता है, घर के सबसे छोटा बच्चा, अब आप में से भी काफ़ी सारे छोटे होंगे तो वो समझ रहे होंगे, उनको पता होगा कि कितने नॉटी होते हैं और कैसे घर के रूल्स उनके लिए थोड़े से ब्रेक भी हो जाते हैं, कुछ अलग अलग कारनामे वो कर लेते हैं, ठीक है। और फैमिली वाले भी कहते हैं चलो कोई बात नहीं, छोटा है, ठीक है। तो ये एडवांटेज, एक्स्ट्रा एडवांटेज लिथियम भी लेता है, और लिथियम के बहुत स्मॉल साइज होने की वजह से इसका कि इसका जो पोलराइजेशन पावर है वो बहुत हाई हो जाता है, हाइड्रेशन पावर बहुत हाई होता है। तो ये कई जगह प्रॉपर्टीज डिफरेंट कर देगा, आपको हर जगह यहाँ देखने को मिलेगी और आप उसको नोटिस करते जाना, क्योंकि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ लिथियम। दे विल आस्क यू अबाउट एबनॉर्मल बिहेवियर, ओके। सो लिथियम के एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में बात जरूर की जाएगी, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए बेटे, प्लीज राइट इट फास्ट। नाउ नेक्स्ट, अच्छा इसमें आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे एस ब्लॉक के, जो मेरे ही नोट्स हैं, ठीक है। तो आप उनको जो है अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। एनसीईआरटी एंड जेडीली के सभी पॉइंट्स उसमें कवर्ड हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए, और यहाँ पे जो मैं जितना बता रही हूँ उतना करते जाइए। अब आ जाता है कि एटॉमिक साइज की बात हो गई, अब कुछ अलग कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं क्या? तो देखो, अब इसमें अगर हम सेकेंड जो प्रॉपर्टी थी आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात की जाए तो देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी कैसी होती है, पूरे पीरियोडिक टेबल में लोएस्ट होती है। क्योंकि एटॉमिक साइज में एक बात और याद रहे, दैट एल्कली मेटल्स आर लार्जेस्ट एलिमेंट्स अमंग देयर पीरियड्स, ठीक है। हर पीरियड का पहला एलिमेंट कौन है? हर पीरियड का पहला एलिमेंट है एल्कली मेटल। तो एल्कली मेटल का साइज सबसे लार्ज होगा। आपको एक सिंपल सा एक कंपैरिजन बताती हूँ, लिथियम
इस ग्रुप का सबसे छोटा मेंबर है और बार बार कहा जा रहा है एक्सेप्शनली स्मॉल, लेकिन लिथियम आयोडीन से बड़ा होता है। आई माइनस का साइज Li+ से कैसा हो जाएगा, सॉरी लिथियम और आयोडीन के साइज में जब हम कंपैरिजन करेंगे तो लिथियम इज लार्जर एज कंपेयर टू आयोडीन। तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है, बट लेफ्ट टू राइट जाते में Z इफेक्टिव बढ़ता जाता है। और इवन आयोडीन कि 5th पीरियड को बिलोंग कर रहा है, लिथियम 2nd पीरियड को बिलोंग कर रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ पर बेसिकली यही प्रॉपर्टीज, ये ट्रेंड जो आता है Z इफेक्टिव इंक्रीज होने का, उसकी वजह से आयोडीन स्मॉलर रहेगा लिथियम से। तो ये एक दिमाग में रखने वाली बात है कि किस तरह से एल्कली मेटल्स अपने पीरियड के लार्जेस्ट एलिमेंट रहते हैं, क्योंकि इनके बाद ही सेम शेल में इलेक्ट्रॉन फिलिंग स्टार्ट होगी और फिर जो है वहाँ पर ग्रेजुअली Z इफेक्टिव इंक्रीज होता जाएगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो पहली बात कि लोएस्ट अमंग पीरियड, ठीक है, अदर एलिमेंट्स के कंपैरिजन में लोएस्ट रहेगी। और IE1 का ट्रेंड कैसा रहेगा, IE1 जैसे मैंने कहा कि IE1 हो जाएगा लिथियम से लेके जब आप सीजियम तक जाएंगे तो IE1 क्या होगी, डिक्रीज, ठीक है। लेकिन IE2 इनकी बहुत हाईएस्ट हो जाएगी। आयनाइजेशन जैसे आप सोडियम का ही कंपैरिजन करें, सोडियम का कन्फिग्रेशन कितना आता है, इट इज 281, और इसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली निकल जाएगा। यहाँ पर जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है वो Na+ बना रहा है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, और एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इसका कन्फिग्रेशन हो गया 28, विच इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, नियॉन। तो अभी नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव कर लिया है इसने। तो अब अगर हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव करना चाहेंगे तो वो एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो नियरली 4 to 5 टाइम्स का डिफरेंस आ जाएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी में। Na+2 बनेगा। अब आप सोचेंगे मैम ये बनता तो नहीं है, बनाया जा सकता है, नेचुरली मोनोवैलेंट कैटायंस ही बनेंगे जो फिजिबल है, लेकिन अगर आप एनर्जी प्रोवाइड ही करेंगे तो यस वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, फर्दर कैटायंस बन सकते हैं। तो ये इसलिए याद रहे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी IE1 से ग्रेटर से होगी क्या, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल्स, ठीक है। ओके, क्लियर हो गई आपको ये बात, चलो बहुत अच्छी बात है, फिर क्लियर हो गया। तो एटॉमिक साइज की बात हो गई, अब आ जाते हैं नाउ आयोनिक मोबिलिटी या फिर आयनिक कंडक्टेंस। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जो बड़ा पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, नेट के पेपर में भी आया था, अभी रिपीटेडली मीन्स ओलंपियाड्स वगैरह में बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पूछा जाता है आयनिक मोबिलिटी, आयनिक कंडक्टेंस। देखिए अगर हम गैसियस फेज में कंपेयर करते हैं Li+, Na+, K+, Rb+ एंड Cs+, ठीक है, गैसियस फेज की बात हो रही है, तो फिर आयनिक मोबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी लिथियम की, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम एंड सीजियम, ये डिक्रीज होगी इस तरह से, ठीक है, दिस इज इट डिक्रीजेस। और ये क्या है, आयनिक मोबिलिटी इन गैसियस फेज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है, फ्री कैटायन है, और वो आपको अगर उसका चेक करना है तो यस हम एक्सपेक्ट करेंगे कि लिथियम सबसे तेज दौड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसका साइज सबसे स्मॉल है। लेकिन अगर हम यहाँ पर यही आयनिक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन कंपेयर करते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन में जाके क्या होगा, अगर जब ये आयंस वाटर में बन रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बोलो क्या होगा कि लिथियम का साइज है सबसे स्मॉल, तो ये वाटर में जाके कौन सा फिनोमेना शो करेगा, हाइड्रेशन क्या होता है, पानी में जाके कोई भी आयनिक कंपाउंड वाटर में क्यों डिसॉल्व होता है, क्योंकि वाटर उसको ब्रेक करता है, डिसोसिएट करता है, हाइड्रेशन करता है, उसका आयनिक कंपाउंड्स का हाइड्रेशन होता है डिसॉल्व होने के लिए, और कोवलेंट कंपाउंड्स की हाइड्रोलिसिस होती है, ये बात आप ध्यान रखें। तो आयनिक कंपाउंड्स का हाइड्रेशन होगा, और जैसे कि हम NaCl को डालते हैं बड़ी जल्दी से डिसॉल्व हो जाता है, आयनिक कंपाउंड्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, तो डिसोसिएट क्यों हो गया, क्योंकि हाइड्रेशन उसका ज़्यादा हुआ,
हाइड्रेशन एनर्जी में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं क्या, हाइड्रेशन एनर्जी। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। Na+Cl- है, इसको हमने वाटर में डिजोल्व किया तो क्या होगा, ये जो Na+ है, ये Na+ इसको वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे और वाटर का नेगेटिव पार्ट इसको अट्रैक्ट करेगा इस तरह से, ठीक है। ये सारे नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज एंड है। और Cl- जो है, Cl- को भी वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे, कंपैरेटिवली थोड़े कम क्योंकि इसका साइज लार्ज है। तो यहाँ पर ये वाटर का पॉजिटिव पार्ट मीन्स हाइड्रोजन जो उसका पोलर एंड है, जो पार्शियल पॉजिटिव रहता है, वो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो जब इनके ये बॉन्ड्स यहाँ पर बनना स्टार्ट हो गए, किसके साथ, मतलब पहले यहाँ गहरी दोस्ती थी, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आईआईटी में चले गए, अलग अलग ग्रुप्स बन गए, अलग अलग प्रोजेक्ट्स बन गए। तो जब इनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा हो गया और इन्होंने अपने नए फ्रेंड्स बना लिए, इन्होंने नए फ्रेंड्स बना लिए, तो ये फिर पुरानी फ्रेंडशिप हो सकता है टूट जाए। तो बिल्कुल इसी तरह से, तो जब वाटर आ गया तो वाटर हाइड्रेशन कर लेगा और इसको वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर रहे हैं, मीन्स अब इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनना स्टार्ट हो रहा है। और ये आयनिक बॉन्ड जितना मतलब जल्दी बनेगा, जिस टाइप से ये हाइड्रेशन जितना जल्दी होगा, उसमें एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी को ही हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तो हाइड्रेशन होता है, आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, फजांस ने एक्सप्लेन किया है इसको क्लियरली। तो हाइड्रेशन डिपेंड करता है साइज पर, ठीक है। साइज जितना स्मॉल होगा, हाइड्रेशन उतना ज़्यादा होगा। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, एक बार यहाँ पर देख लीजिए, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, कितना हाइड्रेशन होना है ये किस पे डिपेंड करता है। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज वॉट एवर, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन बेटे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। प्लस या माइनस चार्ज जितने ज़्यादा होंगे, क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज है तो उस वाटर का पॉजिटिव पार्ट उतना तेजी से उसके पास आएगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज है, कैटायन है, तो वाटर के नेगेटिव एंड्स उसको उतनी तेजी से अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन तो रहेगा ही उधर। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रहता है, उतना ज़्यादा पावर हो जाएगी अट्रैक्शन की। और अगर हम यहाँ पर इसी को एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन को अगर स्टडी करते हैं तो ये देखिए, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज जितना स्मॉल होगा उतना हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। अब आप सोचो, ये दोनों कैटायंस को कंपेयर करते हैं तो लिथियम Li+ का हाइड्रेशन कैसा हो जाएगा, ज़्यादा, क्योंकि साइज कैसा है, स्मॉल। सीजियम का साइज कैसा है, लार्ज, तो वो लार्ज है तो लेस अट्रैक्ट करेगा, तो उसकी हाइड्रेशन पावर कैसी रहेगी, कम रहेगी। तो देखो इसको मैं अलग से लिखती हूँ, यहाँ पर समझाती हूँ आपको। ये देखिए, तो इस बेसिस पे क्यों ना हम सबसे पहले एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन का ऑर्डर बनाएं, ठीक है, ऑफ एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स में एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन का ऑर्डर बना रहे हैं बेटे। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होगा Li+ का। मैंने कहा था छोटा बच्चा बड़ा कमाल करने वाला है। Na+, K+, फिर Rb+, और फिर क्या हो जाएगा, Cs+, ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीजेस एज साइज इंक्रीजेस। देखिए यहाँ पर कंपैरिजन मैंने किससे किया, साइज से। क्यों किया है साइज से कंपैरिजन, क्योंकि ये दो फैक्टर्स हैं जिन पर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन डिपेंड करता है, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और दूसरा साइज। जब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कांस्टेंट है, सबके पास एक ही प्लस चार्ज है, तो फिर सेकंड कंपैरिजन किससे देखना होगा, साइज से। तो एटॉमिक साइज जितना बढ़ेगा, आयनिक साइज जितना ज़्यादा होगा, उतना हाइड्रेशन कैसा होता जाएगा, कम। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ये हो गया। तो अब हम इट मीन्स, देखो इट मीन्स Li+ का क्या हाल है, इट मीन्स Li+, ये छोटा कैटायन है, ये इस तरह से फंसा हुआ है, इट्स वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। ये मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज। ये इस तरह से यहाँ सेंटर में है, और वाटर मॉलिक्यूल्स ये इस तरह से इसको एक्सटेंसिवली सराउंड करेंगे, बहुत एक्सटेंसिव। इवन इसमें प्राइमरी लेयर भी बनती है
और इसमें सेकेंडरी लेयर भी बनती है, वाटर मॉलिक्यूल्स इसको इतना एक्सटेंसिवली सराउंड कर लेते हैं, तो इतना एक्सटेंसिव हाइड्रेशन हो जाता है कि एक्चुअल Li+ कैटायन है कहाँ वही खो जाता है, ठीक है। और साइंटिस्ट ने ये भी देखा कि इसमें इसका जो हाइड्रेटेड रेडियाई है, हाइड्रेटेड रेडियाई इसको बोला जाएगा क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स ने उसको बहुत टाइटली सराउंड कर रखा है, तो हाइड्रेटेड रेडियाई ऑफ लिथियम radius of Li+ is even, it is greater than ionic radius of cesium, ठीक है। सीजियम से भी लार्ज हो जाता है इसको हाइड्रेटेड रेडियाई पकड़ते हैं फिर। और सीजियम का सोच लो, सीजियम का साइज कैसा है, लार्ज साइज हो गया, तो अब इसको कम वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इसका अट्रैक्शन पावर कम है, तो कम वाटर मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड करेंगे, ठीक है, कम वाटर मॉलिक्यूल्स इसे सराउंड करेंगे, तो ये सीजियम का वीक हाइड्रेशन है। ओके, दिस इज वीक हाइड्रेशन ऑफ सीजियम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन आपने देखा, तो अब जब इस तरह से हाइड्रेट हो रहे हैं वाटर में, ज़्यादा कौन घिरा हुआ है, वाटर में ज़्यादा घिरा हुआ है Li+। और अब अगर हम आयनिक मोबिलिटी या फिर आयनिक कंडक्टेंस के ऑर्डर को कंपेयर करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, तो क्या होगा, Li+ की सबसे कम हो जाएगी। आई रिपीट, Li+ की क्योंकि एक्वस आयन की बात हो रही है, आपने देखा कि जब इतना घिरा हुआ है, इतना सराउंडेड है, आप जा रहे हैं उधर कहीं पे और लोगों ने घेर लिया तो नहीं भाग पाएंगे जल्दी से, ठीक है। तो ये तब ऐसी कंडीशन ऐसी हो जाएगी इसकी कि ये घिरा हुआ है और ये भाग नहीं पा रहा है तेजी से, और लोगों ने इसको अच्छे से पकड़ के रखा हुआ है। तो जितने जो बड़े लोग हैं, ठीक है, Cs+, सीजियम प्लस एक्वस आयन जो है, इसकी आयनिक मोबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, तो आयनिक मोबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है। आयनिक मोबिलिटी इस वजह से क्या हो रही है, इस ऑर्डर में इंक्रीज हो रही है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी, लेकिन ये रिवर्स है, एक्वस मीडियम में अलग है। और अभी आपने गैसियस फेज में लिखा था, वो याद रहे, गैसियस फेज में Li+ का ज़्यादा रहेगा मोबिलिटी, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में सीजियम का ज़्यादा रहेगा। और ये अभी निट के 2016 में ही ये क्वेश्चन आया था, तो आंसर था उसमें सीजियम दिया ही नहीं था उन्होंने, ठीक है। हाईएस्ट आयनिक मोबिलिटी पूछी थी, तो किसकी होगी, रेडियम की, व्हेन सीजियम इज नॉट गिवन, तो आंसर उसका रुबिडियम था, ठीक है। ओके, डन क्लास, इसे नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से। अब देख लेते हैं फ्लेम कलर टेस्ट। फ्लेम कलर टेस्ट एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है एल्कली मेटल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। देखिए इसमें क्या करते हैं, एल्कली मेटल्स को, ये सॉल्ट एनालिसिस में, हम सॉल्ट एनालिसिस का पार्ट है, बंसन बर्नर लेंगे और बंसन बर्नर फ्लेम में एल्कली मेटल्स को लूप ऑफ वायर में एल्कली मेटल सॉल्ट्स को हीट किया जाता है। मीन्स क्या करना है, एक हमने ऐसे ये लूप ऑफ वायर लिया और इसमें एल्कली मेटल का सॉल्ट बर्न करेंगे, ठीक है। ओके, देखो एल्कली मेटल्स के सॉल्ट्स कलरलेस होते हैं, सब कलरलेस होते हैं अनलेस अनटिल एनायन की वजह से कलर नहीं आ रहा हो। आपको कलर्स की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है ये एग्जाम में। तो देखिए हमको जब सॉल्ट एनालिसिस में एल्कली मेटल्स को मतलब आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि लैब में आप जाएंगे, ये प्रैक्टिकल्स हैं, तो प्रैक्टिकल्स के सारे टेस्ट हैं उधर, तो अब देखिए कि कब आपका लैब में जाना होता है, और नहीं भी होगा तो आई विल शो यू सम वीडियोस, तो आप उसमें देख सकते हैं ये सारे टेस्ट, ठीक है। तो अगर हम लूप ऑफ वायर में क्या करते हैं, हमें एल्कली मेटल आइडेंटिफाई करना है, तो लूप ऑफ वायर में थोड़ा सा सॉल्ट ऐसे लेकर बंसन बर्नर फ्लेम में उसको हीट करेंगे, तो बंसन बर्नर का जो फ्लेम है इसका कलर चेंज होगा, इट विल गिव अ कैरेक्टरिस्टिक कलर,
ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक कलर इन बंसन फ्लेम। तो ये फ्लेम टेस्ट है। अब सबसे पहले देखते हैं कि हीट करने पे जो बर्न किया एल्कली मेटल सॉल्ट को तो कलर क्यों आया। तो कलर का रीजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, ठीक है। तो एक्चुअली एल्कली मेटल्स में जो ये इलेक्ट्रॉन है इसने तो आयनिक की उधर दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन, अपना कंपाउंड बनाया हुआ है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी गेन करता है तो ये कहाँ जाएगा, हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, और हायर एनर्जी लेवल से जब ये वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे आता है ग्राउंड स्टेट पे, देन इट विल एमिट रेडिएशंस। तो वो सर्टेन जो वेवलेंथ की रेडिएशन को वो एमिट करेगा, उसकी वजह से कलर विजिबल होता है। अच्छे से आपने पढ़ लिया है, कलर फिनोमेना कोऑर्डिनेशन में भी सीखा है। तो अब ये फ्लेम में कौन कौन से कलर्स आते हैं, तो देखिए लिथियम, मैंने आपको बताया कि लिथियम नाइट्रेट को हम यूज़ करते हैं कहाँ, आपके ये फायर क्रैकर्स में रेड कलर के जो फ्लेयर्स बनते हैं पटाखों से, तो वो जो रेड कलर का फ्लेयर आ रहा है, बड़ा भी दिवाली आने वाली है, आपको दिखाई भी देंगे, बहुत अच्छा लगता है हमको देखने में, तो वो लिथियम है, वहाँ लिथियम नाइट्रेट बर्न हो रहा है। तो लिथियम नाइट्रेट ले या लिथियम का सल्फ कार्बोनेट ले, कोई भी लिथियम का सॉल्ट अगर आप लेकर उसमें हीट करेंगे तो बंसन फ्लेम में क्रिम्सन रेड कलर आएगा, उसको बोलते हैं क्रिम्सन रेड, ठीक है। तो ये हो जाएगा, दिस इज क्रिम्सन रेड कलर। इसको क्या करो, आपको कलर्स याद रहें तो आप उसी कलर से इनको स्केच पेन से वही कलर दे दीजिए, कभी भूलेंगे नहीं। नोट्स इस तरह से बनाओ कि देखते ही हमको याद हो जाए, ठीक है। सोडियम, ऐसे सोडियम को बर्न करते हैं तो सोडियम क्या देता है, यहाँ पर मैंने लिखा है लिथियम, लिथियम कैसा कलर देगा, लिथियम देगा क्रिम्सन रेड, ठीक है। सोडियम देता है गोल्डन येलो, राइट। पोटेशियम देता है लाइलेक, देखो मैं पर्पल कलर का ही मार्कर यूज कर रही हूँ, लाइलेक इज वायलेट कलर, ठीक है। तो वायलेट कलर से आप इसको कर सकते हैं लाइलेक, और इट इज वायलेट। आफ्टर दिस, सो अभी रुबिडियम से कैसा कलर मिलेगा बेटे, रुबिडियम गिव्स रेड वायलेट कलर, ओके। अब आप इसको रेड वायलेट कलर से मार्क कर दीजिए, फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग बोथ कलर्स हियर, रेड ऑल्सो एंड वायलेट ऑल्सो, तो आप इसको मार्क कर दीजिए, आपको ये कलर्स इस तरह से याद हो सकते हैं, ठीक है। तो रेड वायलेट कलर गिव्स बाय रुबिडियम। और लास्ट आता है सीजियम, तो सीजियम गिव्स ब्लू कलर टू द फ्लेम। तो ये देखिए मैंने ब्लू और चॉक से लिखा है, आई हैव यूज ऑल 5 डिफरेंट कलर्स चॉक हियर, और आपको आई थिंक पता नहीं अभी इसमें इतना विजिबल हो रहा है या नहीं, बट इस तरह से आप में अगर नोट्स में इसको हाईलाइट कर लेंगे तो आपको ये कलर्स याद रहेंगे। कलर्स बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो लिथियम से क्रिम्सन रेड, सोडियम गोल्डन येलो, पोटेशियम लाइलेक वायलेट, रुबिडियम रेड वायलेट एंड सीजियम ब्लू। अब देखो यहाँ पर रीजन आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा इन डेप्थ वो आपको लेके जाए इस क्वेश्चन में, तो वो कैसे लेके जाएंगे, वो पूछेंगे सीजियम ब्लू कलर क्यों दे रहा है, लिथियम रेड कलर क्यों दे रहा है। तो आपको पता है कि ये आपको व्हील मालूम है, हमने कोऑर्डिनेशन में बनाया हुआ है इसे, तो वायलेट बी जी वाई ओ आर। देखो लिथियम का साइज बेटे, लिथियम का साइज कैसा है, सबसे स्मॉल, तो लिथियम का साइज सबसे स्मॉल है, तो ये एब्जॉर्ब सबसे, ये क्या रेड एमिट कर रहा है ना, तो रेड एमिट कर रहा है, इसका मतलब सबसे हाई रेंज में ये हाई एनर्जी की रेडिएशंस को ये एब्जॉर्ब कर रहा है सब, इसमें इट मीन्स इट इज एब्जॉर्बिंग ब्लू, एब्जॉर्ब्स ब्लू कलर, तो ये ब्लू एब्जॉर्ब कर रहा है एंड दैट्स व्हाई इट इज एमिटिंग रेड। और ऐसा क्यों हुआ, हाई एनर्जी की वेवलेंथ क्यों लगी इसको, क्योंकि लिथियम का साइज कैसा है, स्मॉल, मेटलिक बॉन्ड वहाँ कैसा है, हाई, और साइज स्मॉल है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी लिथियम की हाईएस्ट होगी, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि वो तो सॉल्ट है, वहाँ गैसेस स्टेट में आ जाएगा, आयन एटम फ्री हुआ, अब उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो हाई एनर्जी लगेगी लिथियम को, तो हायर एनर्जी रेंज में एब्जॉर्ब करेगा, तो सबसे लो एनर्जी की वेवलेंथ रेड को एमिट कर रहा है, ठीक है। और सीजियम के केस में क्या हो रहा है, अब सीजियम अगर हम ले रहे हैं तो सीजियम देखिए, सीजियम का साइज कैसा है, लार्ज साइज है, तो ये ब्लू
एमिट कर रहा है, एमिट कर रहा है, इट मीन्स इट इज एब्जॉर्बिंग इन ब्लू रेंज, सॉरी इट इज, ये इसको सबसे कम एनर्जी लग रही है, एब्जॉर्ब कर रहा है रेड रेंज में, कुछ रेड और ऑरेंज रेंज में ये एब्जॉर्ब करेगा और ब्लू एमिट करेगा, ठीक है, तो एमिटिंग ब्लू। ठीक है, तो ये कलर का रीजन हो गया। वो कई बार पूछ लेते हैं कि क्यों सोडियम गोल्डन येलो ही दे रहा है, तो रीजन आपको पता है, हम इस तरह से फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज फ्लेम कलर टेस्ट क्लास। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर। तो ये अब यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। एक जनरल हाइड्रेशन का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें आयनिक मोबिलिटी पे क्वेश्चन आता है और फ्लेम कलर टेस्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है। सारे के सारे ये जो एल्कली मेटल्स के सॉल्ट्स हैं ये बंसन फ्लेम में सभी कलर देते हैं, ठीक है। और वैसे कैसे लेते हैं, वैसे कलरलेस रहेंगे, वाइट कलर के रहेंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट, हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज, केमिकल बिहेवियर, ठीक है। अब इनका केमिकल बिहेवियर देखिए। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट स्टडी किया जाएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी रिएक्शन विद एयर। एयर से रिएक्ट करके क्या क्या बनाते हैं। अब देखो एयर में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, एयर में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो ये गैसेस से ये क्या एल्कली मेटल्स रिएक्ट करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमें सभी गैसेस का एस्पेक्ट देखना पड़ेगा बिकॉज एल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। तो हम यहाँ पर फर्स्ट स्टडी करेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन से रिएक्ट करके देखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडवांस में पूछा जा चुका है इसको, अभी आप देखेंगे बहुत इजी, अभी रिसेंट भी क्वेश्चन आए हैं ऑक्साइड्स पर इनके, सुपर ऑक्साइड जो था क्वेश्चन वहाँ पर। यहाँ देखिए रिएक्शन विद ऑक्सीजन में जब लिथियम को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, तो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करके लिथियम क्या बनाएगा, प्रेफरेबली मोनो ऑक्साइड Li2 विच इज नॉर्मल ऑक्साइड। लिथियम क्या बनाता है बेटे, नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। और सोडियम को अगर हम एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करेंगे तो ये एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न होने पर सोडियम प्रेफरेबली परऑक्साइड बनाएगा। सोडियम क्या फॉर्म करेगा, परऑक्साइड। एंड पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम अगर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न किए जाएंगे, हीट किया जाएगा इनको, तो फिर ये प्रेफरेबली सुपर ऑक्साइड्स बनाएंगे, ठीक है। KO2 फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RbO2 एंड CsO2, सुपर ऑक्साइड KO2, जिस पर क्वेश्चन भी आया इस साल के एडवांस के पेपर में, ठीक है। अब ये देखो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑक्साइड्स क्यों बन रही है, तो इसका रीजन क्या है। और क्या सिर्फ लिथियम ऐसा है जो मोनोऑक्साइड बनाता है, तो ये एक नोट पॉइंट याद रखिए बच्चों कि मोनोऑक्साइड्स जो है, नॉर्मल ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड बाय ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। नॉर्मल ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड बाय ऑल एलिमेंट्स, ये तो सब बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन वहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होती है, देखिए ऑक्सीडेशन की, नॉर्मल ऑक्साइड आयन है ये O2 माइनस, ये नॉर्मल ऑक्साइड आयन है, इसको जब आप हीट कर रहे हैं, ठीक है, इसको हीट कर रहे हो तो नॉर्मल ऑक्साइड के चांस है कि फर्दर ऑक्सीडेशन में चला जाए और बिगर एनायन बना ले, परऑक्साइड आयन। और अगर हमने इसको ये और फर्दर ऑक्सीडाइज हुआ तो फर्दर ऑक्सीडाइज होने पर ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सुपर ऑक्साइड आयन। तो एक्चुअली इस टाइप से रिएक्शन चलती है, ठीक है, इस टाइप से रिएक्शन रन होगी। तो नॉर्मल ऑक्साइड्स कन्वर्टेड टू व्हाट, परऑक्साइड्स, एंड परऑक्साइड्स कन्वर्टेड टू सुपर ऑक्साइड्स, ठीक है। तो ये ऐसा रन होगा। अब यहाँ पर मीन्स मोनोऑक्साइड सभी बनाएंगे, लेकिन जब हम एक्सेस ऑफ एयर में बर्न कर रहे हैं तो सोडियम प्रेफरेबली परऑक्साइड बनाएगा। IIT ने क्वेश्चन पूछा हुआ था, 2008 में पूछा गया है कि सोडियम को जब हम एक्सेस में हीट करते हैं तो क्या बनता है, तो मोनोऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा। मीन्स अगर ये क्वेश्चन आया, व्हाट हैपन्स व्हेन सोडियम is heated in excess of air, ये प्रीवियस IIT क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रहे, आंसर आएगा सोडियम मोनोऑक्साइड एंड परऑक्साइड बोथ, प्रेफरेबली फॉर्म परऑक्साइड। और एक बात याद रहे
कि ट्रेसेस में सुपर ऑक्साइड भी बनता है उसका, बट वो बहुत ट्रेसेस में बनता है तो उसको हम एज अ प्रोडक्ट कंसिडर नहीं करते हैं, मेन प्रोडक्ट्स यही रहेंगे। तो आंसर यही दोनों थे। हाँ, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया, अगर इस तरह से आ जाए कि वाई सोडियम पेरोक्साइड इज येलो कलर, पेल येलो कलर, तो वो सोडियम पेरोक्साइड में जो पेल येलो कलर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? इस O2 माइनस आयन की वजह से। क्योंकि आपको पता है, आपने तो एमओटी में भी पढ़ा है, O2 माइनस आयन कैसा है? ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज है, इट इज पैरामैग्नेटिक। और ये आयन कैसा है? डायमैग्नेटिक पेरोक्साइड आयन। और O2 नॉर्मल, जो नॉर्मल ऑक्साइड आयन है वो भी कैसा होगा? वो भी डायमैग्नेटिक होगा। तो अगर ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, व्हाई सोडियम पेरोक्साइड इज पेल येलो कलर, तो पेरोक्साइड आयन इज डायमैग्नेटिक, तो फिर ये पेल येलो कलर कैसे गेन कर रहा है? तब वहां पर रीजन रहेगा बिकॉज इट हैज ट्रेसेस ऑफ सुपर ऑक्साइड। लेकिन अगर मोर देन वन में भी ये क्वेश्चन आता है तो हमारा आंसर ये रहेगा, क्योंकि एक्सेस में जब हम हीट कर रहे हैं तो मेजर प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं वो सोडियम मोनोऑक्साइड एंड पेरोक्साइड। ठीक है, आ गया आपको समझ में? तो ये इनका फॉर्मेशन है। लेकिन पॉइंट है कि ऐसा क्यों बना रहे हैं, क्यों इस तरह से अलग अलग ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं? तो देखो, छोटा बच्चा छोटे आयन के साथ कंबाइन हो सकता है। यहीं पर लिथियम ने अपने छोटे होने का प्रमाण दे दिया कि लिथियम सबसे स्मॉल इन साइज है, तो स्मॉल साइज एनायन के साथ ही बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा इसका। तो लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड प्रेफर करेगा। लिथियम से थोड़ा लार्ज साइज होगा सोडियम का, तो सोडियम उससे बिगर थोड़े से एनायन के साथ कंबाइन हो सकता है, और इसलिए वो प्रेफरेबली उसका हैंडशेक किससे करेगा? वो अपर ऑक्साइड आयन से करेगा। फिर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के साइज लार्ज हो गए, और आखिरी जो लार्ज एनायन ऑक्सीजन का बनता है वो है सुपर ऑक्साइड आयन। इसलिए ये तीनों क्या बना देते हैं? सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रहे कि स्पेशल जो कुछ बातें हैं, दैट सुपर ऑक्साइड्स हमेशा कलर्ड होंगे। ठीक है, ऑल सुपर ऑक्साइड्स कौन कौन से बने हैं? KO2, RbO2 एंड CSO2, these are colored and paramagnetic। ठीक है, ये सभी कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड्स हैं, ये याद रहे। चलो, तो ये रीजन क्लियर हो गया कि इस टाइप से डिफरेंट रिएक्ट क्यों कर रहे हैं ये। नेक्स्ट देखिए, अब इन ऑक्साइड्स में ये प्रॉपर्टीज को आगे देखें उससे पहले आप एक और जो है स्पेशल पॉइंट याद रखें। ये तो नेचुरल फॉर्मेशन है, नेचुरली इस तरह से रिएक्ट करके ये ऑक्साइड्स बनाते हैं, बट किसी भी एल्कली मेटल की कोई किसी भी टाइप के ऑक्साइड को बनाया जा सकता है बाय डिसॉल्विंग दैट मेटल इन लिक्विड अमोनिया एंड बबलिंग ऑक्सीजन थ्रू इट। मीन्स अगर हमें लिथियम का सुपर ऑक्साइड बनाना है तो नेचुरली तो वो नहीं बनेगा, नेचर में फेवरेबल नहीं है। लेकिन अगर हमें चाहिए ही लिथियम का सुपर ऑक्साइड तो हम लिथियम को एल्कली मेटल में डिसॉल्व करेंगे, सॉरी अमोनिया में डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, लिक्विड अमोनिया में, लिक्विड अमोनिया, एक्वस अमोनिया नहीं, लिक्विड अमोनिया। एक्वस अमोनिया वाटर है, रिएक्ट कर जाएगा तो आगे कि आपको ऑक्साइड नहीं कुछ और प्रोडक्ट्स बनेंगे, हाइड्रोक्साइड्स वगैरह बन जाएंगे। तो अमोनिया इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट जिसमें एल्कली मेटल्स थोड़े स्टेबल रहते हैं, रिएक्ट नहीं करते। तो एल्कली मेटल्स को अमोनिया में, लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करके उसमें जितना डिजायर्ड अमाउंट ऑफ आप ऑक्सीजन उसमें ब्लो करेंगे उतना वो ऑक्साइड बन जाएगा। अगर आपको पेरोक्साइड चाहिए लिथियम का तो थोड़ा कम ऑक्सीजन उसमें पास करते हैं, और अगर सुपर ऑक्साइड बनाना है तो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन उसके थ्रू ब्लो करेंगे। ठीक है, तो ये एक मेथड है, ये नोट पॉइंट इनफैक्ट लिखेंगे। एनी टाइप ऑफ alkali metal oxide can be prepared by dissolving alkali metal in liquid ammonia and bubbling oxygen through it। ठीक है, एक ये याद रखना है। अब आता है इन डिफरेंट ऑक्साइड्स का वाटर के साथ रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स इन वाटर, या फिर सिंपली हाइड्रोलिसिस। ठीक है, इनकी हाइड्रोलिसिस देखते हैं कि किस तरह से ये
हाइड्रोलाइज होंगे। देखिए अगर हमने मोनोऑक्साइड्स को लिया, फॉर एग्जांपल हम लिथियम मोनोऑक्साइड ले रहे हैं और इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो मोनोऑक्साइड सिंपल है, वाटर में डिसॉल्व होके LiOH बनाएगी और वाटर बनेगा, ठीक है, क्योंकि मोनोऑक्साइड्स कोई पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स नहीं होते। लेकिन अगर हमने किसी परऑक्साइड को लिया, जैसे सोडियम परऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो ये वाटर में डिसॉल्व होके कारनामा कर देगी और सुपर ऑक्साइड हाइड्रोजन परऑक्साइड बना देगी। देखिए NaOH बनेगा एंड प्लस H2O2, क्या बन रहा है, H2O2। तो याद रहे एनी परऑक्साइड whenever dissolved in water or in dilute acids, even अगर dilute acids हैं तो dilute acid में क्या बन जाएगा, corresponding salt बन जाएगा इनका, ठीक है, dilute acids में corresponding salt बन जाएगा। आइए देखें एसिड के साथ भी रिएक्शन देख लो इसका। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये Na2O2 को का रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से कराते हैं तो क्या होगा, ये Na प्लस सल्फेट से कंबाइन होकर सोडियम सल्फेट बनाएगा, ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। H2O2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, तो यस ये ऑक्सीडाइज कर रहा है इसको, ठीक है। और व्हाट अबाउट सुपर ऑक्साइड्स, अब अगर हम किसी सुपर ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं या एसिड में डिसॉल्व करते हैं, सुपर ऑक्साइड खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे पता चलता है, इस रिएक्शन को देखिए ध्यान से, ये कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगी एंड यहाँ पर KOH बन रहा है, हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बनाएगी एज वेल एज इट इज लिबरेटिंग ऑक्सीजन। देखिए इधर ऑक्सीजन भी लिबरेट कर रही है, पैरामैग्नेटिक गैस O2, वाटर का O2 इवॉल्व कर दिया इसने। वाटर से जब कोई स्पीसीज ऑक्सीजन इवॉल्व कर देती है तो वो स्पीसीज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और अगर वाटर से कोई स्पीसीज हाइड्रोजन इवॉल्व करती है तो वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये रिएक्शन प्रूव कर रही है कि KO2 मीन्स सुपर ऑक्साइड्स, यानी KO2, RbO2, CSO2, ऑल सुपर ऑक्साइड्स आर वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो अगर हम ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर लिखते हैं तो ये याद रहे कि सुपर ऑक्साइड्स मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं एज कंपेयर टू परऑक्साइड्स, ठीक है, एज कंपेयर टू परऑक्साइड्स, राइट। तो सुपर ऑक्साइड कलर्ड भी होते हैं, पैरामैग्नेटिक हैं, वेरी वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये रिएक्शन हो गया ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन से जिस टाइप के ये ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं वो देखा आपने। अब देखिए बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट इज, इसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, एयर में क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, B, तो रिएक्शन विद N2, तो N2 से देखो N2 तो इनर्ट होती है, तो क्या N2 से ये एलिमेंट्स रिएक्ट कर सकते हैं, जी नहीं, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा है खतरनाक एलिमेंट जो नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा और वो है लिथियम अगेन, ओके। तो लिथियम इज, दिस इज एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ लिथियम दैट एट वेरी हाई टेम्परेचर lithium reacts with nitrogen and it forms lithium nitride Li3N। क्या बन रहा है, लिथियम नाइट्राइड, ठीक है, फॉर्मूला समझ में आ गया। Li कैसा होता है +1 और नाइट्राइड आयन पे चार्ज कितना होता है -3, क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा। तो ओनली लिथियम फॉर्म्स नाइट्राइड, ठीक है। नो अदर, नोट पॉइंट लिख लेना, ठीक है, नो अदर एल्कली मेटल फॉर्म नाइट्राइड, और कोई भी नाइट्राइड नहीं बनाएगा। और ये नाइट्राइड की इंपॉर्टेंस क्या है, किसी भी नाइट्राइड को अगर आप हाइड्रोलाइज करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये तोड़ दीजिए इसको, इस पे चार्ज कितना था 3-, यहाँ पे कितना है +1, यहाँ पर वाटर का OH- जाएगा और नाइट्रोजन पे 3H+ जाएंगे क्योंकि 3- चार्ज था, प्रोडक्ट बन गया लिथियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया गैस इवॉल्व हो रही है विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ओके, इज दैट क्लियर। तो ये हो गया बेटे रिएक्शन ऑफ एल्कली मेटल्स विद एयर, एयर में इन दोनों से रिएक्ट करेगा। अब आता है सेपरेट स्टडी करते हैं
रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से किस तरह से ये एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं, तो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, ऑल एल्कली मेटल्स रिएक्ट टू फॉर्म, कोई भी ऐसा नहीं है जो रिएक्ट नहीं करेगा, हाइड्रोजन भी रिएक्टिव है, ये भी रिएक्टिव है, ऑल फॉर्म आयनिक हाइड्राइड्स, ठीक है, सभी आयनिक हाइड्राइड्स बनाएंगे और इसमें यानी कि ये हाइड्राइड्स बन रहे हैं LiH, फिर NaH, KH, RBH एंड CSH, तो ये सारे हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ओके। और आपको मालूम है ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा कि ये हाइड्राइड्स बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं एल्कली मेटल्स के। ये हाइड्राइड्स कैसे हैं, वेरी वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो अब ये तो इनकी यूज हो गया कि ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। अब अगर इसमें इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमसे पूछा गया, TS इज व्हाट, थर्मल स्टेबिलिटी, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। क्यों डिक्रीज हो रही है, क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि आयनिक नेचर डिक्रीज हो रहा है, आयनिक नेचर से भी ज्यादा हम इसमें करेक्ट बोलेंगे। देखो एक्चुअली सिंपल समझिए उसको, छोटा बच्चा हैंडशेक कर रहा, दो छोटे बच्चे हैंडशेक करेंगे तो बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। छोटे बच्चे को खली के साथ हैंडशेक कराएंगे, क्या होगा, वो तो उसकी एक उंगली में ही दब जाएगा उसका हाथ। तो ये इट्स लाइक दिस। तो इस टाइप से हमें थर्मल स्टेबिलिटी चेक करनी है। हीट करेंगे तो ये कौन जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा, कौन देर से होगा। तो सबसे स्टेबल कौन सा रहेगा, लिथियम हाइड्राइड, क्योंकि दो छोटे छोटे एनायंस एंड कैटायंस कंबाइन हो रहे हैं और ये एनायन बहुत छोटा है लेकिन कैटायन बहुत बिगर हो गया, तो यस थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी, ठीक है। और स्पेशल बात इनमें है कि अगर इन हाइड्राइड्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, जैसे कि LiH का रिएक्शन आपने इसको वाटर में डिसॉल्व किया, तो ये सभी हाइड्राइड्स वाटर में डिसॉल्व होके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बनाएंगे एंड लिबरेट्स हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, ऑल आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो ये हाइड्राइड्स का पढ़ लिया आपने, हाइड्रोजन के रिएक्शंस, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए बेटे। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया, नहीं सॉरी आई मेड मिस्टेक, इट्स सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है, लिक्विड अमोनिया में सॉल्युबिलिटी कैसी है, देखो ये इस पॉइंट पे 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है। इस साल की केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी क्वेश्चन था, ये प्रीवियस IIT में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, देखो एल्कली मेटल्स हर किसी से रिएक्ट कर जाते हैं, एयर में लाना खतरनाक है, वायलेंट रिएक्शन होगा, ठीक है, वाटर में वायलेंट रिएक्शन होगा, तो इनको, और ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, तो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि ऐसा क्या करें, इनको किस तरह से हम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकें। अकेले इनको लेकर आते हैं तो खतरा भी है बड़ा, जल्दी से रिएक्ट कर जाए, इससे पहले कि हम एडिशन करें वायलेंटली रिएक्ट कर जाएं, तो कोई एक ऐसा स्टेबल मीडियम ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर ये थोड़े बहुत स्टेबल हों, और हमें जब एडिशन करना है इनका तो हम रिएक्शन ईजिली लगा सकें इसकी हेल्प से। तो लिक्विड अमोनिया एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट मिला जिसमें ये सारे एल्कली मेटल्स डिसॉल्व हो जाते हैं, और इसीलिए हम इन एल्कली मेटल्स को लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करके एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। देखो इधर कैसे, तो सबसे पहले इनका डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात की जा रही है। डाइल्यूट सॉल्यूशंस जब बनाए जाते हैं, मीन्स हमने क्या लिया, हमने बहुत सारा लिक्विड अमोनिया लिया, याद रहे एक्वस अमोनिया नहीं, लिक्विड अमोनिया की बात हो रही है। अमोनिया गैस को हमने प्रेशराइज करके लिक्विफाई किया हुआ है। जब हम एक्वस अमोनिया बोलते हैं देन इट इज NH3 प्लस वाटर एंड इट फॉर्म्स NH4OH देयर। यहाँ पे गलती मत करना वाटर डालने का, नहीं तो धूम धड़ाम हो जाएगी, बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन हो जाएगी। तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस जब हम ले रहे हैं बेटे, तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस इसका बनाएंगे तो कैसे रिएक्शन होगी, देखो मेटल जो है, मेटल की आदत है तो बहुत रिएक्टिव है,
ये जाएगा और ये जल्दी से अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब जैसे वाटर हाइड्रेशन करता है वैसे ही ये कैटायन इस अमोनिया सॉल्वेंट से, कोई अदर सॉल्वेंट लेते हैं तो सॉल्वेशन होता है, तो ये किस टाइप का सॉल्वेशन होगा, ये कैटायन सॉल्वेट हो जाएगा और ये देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं MnH3 होल X, ठीक है, प्लस MnH3 होल X प्लस। तो ये बन गया सॉल्वेटेड कैटायन, दिस इज व्हाट सॉल्वेटेड कैटायन, ठीक है। और जब इसी तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री है, अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्री होता तो ये उड़ गया होता, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन फ्री वहां पर इस तरह से उड़ा नहीं, वो वहीं रहता है। और इट इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग दैट दिस इवन दिस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल गेट्स सॉल्वेटेड and we can write this reaction in this way, EnH3 whole by minus, and this is called solvated ammoniated electron। इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। बड़ा ही खतरनाक सा अगर देखा जाए, सोचा जाए इसके बारे में कि सोडियम जो इतना रिएक्टिव है, एयर में बाहर लाते ही रिएक्ट कर जाता है, तो अगर उसको हम अमोनिया में डाल रहे हैं तो उसने इलेक्ट्रॉन तो लूज किया, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं गया, वो अमोनिया के अंदर ही है, अमोनिया मॉलिक्यूल्स में जाके ट्रैप हो गया, वो भी सॉल्वेट हो गया, वो इलेक्ट्रॉन फ्री है वहाँ पर। इस स्टेट में इसका प्रूफ कैसे मिलता है, कैसे पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन स्टिल है और वो फ्री स्टेट में है? देखिए कैसे पता चलता है, जब इन डाइल्यूट सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया तो क्या मिलती है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया एल्कली मेटल्स के, इनके देखिए क्या प्रॉपर्टीज मिलेंगी बेटा। सबसे पहली बात कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस डार्क ब्लू कलर के होते हैं, डार्क ब्लू कलर सॉल्यूशन। ऑल एल्कली मेटल्स, आप सोडियम ऐड करें, पोटेशियम या रुबिडियम या सीजियम, सभी को अगर आप ऐड करते हैं अलग अलग भी, तो भी सभी का सॉल्यूशन लिक्विड अमोनिया में ब्लू कलर का रहेगा, डार्क ब्लू कलर का कलर आ रहा है। इट मीन्स कि अनपेड इलेक्ट्रॉन है, सॉल्यूशन का नेचर पैरामैग्नेटिक है, ये प्रूव हो गया। दूसरा और क्या देखा कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ये सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रिसिटी तेजी से कंडक्ट कर पा रहे हैं, तो इट मीन्स ये भी एक प्रूव है कि इसमें वो इलेक्ट्रॉन फ्री है, बहुत फास्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है इसका। थर्ड, पैरामैग्नेटिक नेचर शो किया इन्होंने, ठीक है, मैग्नेटिक स्टडी की गई तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर है ये सॉल्यूशन का। एल्कली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशंस का नेचर कैसा निकला, पैरामैग्नेटिक निकला। तो ये दो बातें तो बिल्कुल ही प्रूव कर रही हैं कि पैरामैग्नेटिक है और डार्क ब्लू कलर है, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में है उधर। एंड दीज सॉल्यूशंस आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, इसी वजह से ये बड़े बड़े पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स हो जाते हैं। तो ये ऐसा किस वजह से हुआ, तो साइंटिस्ट ने इसकी थ्योरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भाई देखिए अमोनिया मॉलिक्यूल है, यूँ कि अमोनिया भी पोलर है, इस पे पार्शियल क्या है 3- चार्ज और ये पार्शियल प्लस है, तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अमोनिया के, और जब ये सॉल्वेटेड, जब ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शंस होंगे, उनके रिपल्जन्स होंगे, और उन रिपल्जन्स की वजह से कहीं तो भी ये अमोनिया मॉलिक्यूल्स की किसी कैविटी में जाके कोई कैविटी बन जाती है और वहाँ पर ये जाके ट्रैप हो जाता है, वहाँ पर ये ट्रैप हो जाता है। तो ये हाइपोथेसिस थ्योरी दी है, क्योंकि ऐसा है, वो इलेक्ट्रॉन तो अंदर ही है और उसका प्रूफ भी मिल रहा है हमको, तो ये एक हाइपोथेसिस उन्होंने दिया कि समहाउ अमोनिया मॉलिक्यूल्स के बीच में वो इलेक्ट्रॉन ट्रैप हुआ है इस तरीके से। तो ये इस वजह से ये जो सॉल्यूशंस हैं ये बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स बन गए, और इस तरीके से हम इनको कि हम इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। हमें अगर वो somehow स्टेबल सॉल्यूशंस हैं, मीन्स अगर अदर प्रॉपर्टीज हम देखें तो दीज आर फार स्टेबल, बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, फार स्टेबल सॉल्यूशंस, बट अगर हम इनको रख दें काफ़ी देर तक तो ऑन स्टैंडिंग धीरे धीरे ये डिकम्पोज होता रहता है। कौन सा, जैसे कि ये MnH3 होल X जो कैटायन है ये स्लोली ये डिकम्पोज होगा और ये मेटल एमाइड बनता जाएगा उधर, एंड इट इज लिबरेटिंग हाइड्रोजन, ठीक है। तो रखने पर ये स्लोली डिकम्पोज होंगे, क्योंकि वही अनस्टेबल सॉल्यूशन तो है ही,
और इसलिए ये हाइड्रोजन लिबरेट करते जाते हैं एंड वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन concentrated solution is prepared? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मींस अब हमने क्या लिया, ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाया था लिक्विड अमोनिया का, इसमें मान लीजिए कि आपने पहले 5 मिलीग्राम सोडियम मेटल डाला था। अब हमने क्या किया, 1 to 2 ग्राम सोडियम मेटल ऐड कर दिया। अब हम ज़्यादा सोडियम मेटल ऐड कर रहे हैं एक्सेस में। तो ज़्यादा सोडियम ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, कंसंट्रेटेड। तो जब ये सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड बनेगा तो क्या इनकी ये प्रॉपर्टीज में कोई चेंज मिलेगा? कौन सी प्रॉपर्टीज थी? डार्क ब्लू कलर, गुड कंडक्टर, पैरामैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो यस, ये देखने को मिला, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनते ही इनकी प्रॉपर्टीज में चेंज आ गया। क्या प्रॉपर्टीज में चेंज आता है? सबसे पहली बात, ये ब्लू कलर गायब हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये ब्रॉन्ज कलर हो जाएगा, ब्रॉन्ज कलर। दूसरा, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। Third, solution becomes diamagnetic and reducing power also decreases. Reducing power also decreases. तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि जब हमने इसका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर किया बेटे, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनने पर इसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आ गया। डार्क ब्लू से ब्रॉन्ज, कंडक्टिविटी डिक्रीज, डायमैग्नेटिक एंड रिड्यूसिंग पावर भी डिक्रीज होगी। कोई बता सकता है, कोई सोच सकता है कि ये क्यों हो रहा है ऐसा? देखो, सबसे पहली बात, ये ब्रॉन्ज कलर कैसे आ रहा है? अगर कहा जा रहा है कि सॉल्यूशन डायमैग्नेटिक हो गया तो फिर ये ब्रॉन्ज कलर क्यों दिख रहा है? तो देखिए, ये एक्चुअली ये ब्रॉन्ज कलर नहीं है। जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आपने बनाया तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या हुआ, ये ज़्यादा सोडियम कैटायंस बनने लगे। भाई रिएक्शन तो वही होगी क्या, कि हमने अगर मेटल डाला है तो मेटल इसी तरह से वहाँ जाएगा, वो तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो और ज़्यादा कैटायंस भी बन रहे हैं। जितने ज़्यादा ये कैटायंस बनेंगे तो ये कैटायंस का मेटेलिक क्लस्टर बन जाएगा, एक क्लस्टर फॉर्मेशन होने लगेगा, तो मेटेलिक शाइन आनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो ब्रॉन्ज कलर है ये मेटेलिक शाइन है, मेटेलिक लस्टर है ये, ठीक है। तो इस वजह से ब्रॉन्जनेस हमें नजर आ रही है। तो वो कलर नहीं है, इट इज़ मेटेलिक शाइन। जो मेटल का एक शाइन होता है तो वो ब्रॉन्ज नजर आएगा, वो मेटल क्लस्टर्स बन रहे हैं, मेटेलिक कैटायंस के क्लस्टर्स बनने की वजह से। और डायमैग्नेटिक क्यों हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी निकल रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन, काफ़ी सारे एग्रीगेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, तो somehow there is a chance that these electrons gets paired up in concentrated solution. ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्लोज आएंगे तो वो उतना रिपल्जन होगा, उनके बीच में रिपल्जन होगा, तो उस रिपल्जन को मिनिमाइज करने के लिए एनी हाउ वो क्या होंगे, पेयर्ड अप हो जाएंगे। इसलिए सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो जा रहा है, डायमैग्नेटिक हो रहा है। और डेफिनेटली जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है तो फिर रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई रिड्यूसिंग पावर आल्सो डिक्रीजेस, ठीक है। तो याद रहे कि स्टैंडिंग पे थोड़ा अगर हम रखते हैं तो मेटल अमाइड्स बनाने लगेंगे सॉल्यूशंस, गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। और अगर हमने इसमें कि कैटलिस्ट डाल दिया, सपोज अगर हम आयरन डाल रहे हैं, फेरस है, तो कुछ कैटलिस्ट, मेटेलिक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में फिर ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगी, फिर तेज़ी से हाइड्रोजन इसमें से इवॉल्व होगी। ओके, तो डन क्लास। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमने अभी प्रॉपर्टीज़ जो थी जनरल, इसकी रिएक्टिविटी, रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद हाइड्रोजन और सॉल्युबिलिटी लिक्विड अमोनिया स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी आगे की प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। टिल देन ये आपको नोट्स मिलेंगे, उसमें से पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। और एनसीईआरटी पढ़िए अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।